Good morning, sir. Good morning, Prajwal. Morning, sir. Thanks, sir. Good morning, Peter. Good morning. Yes. So first of all, congratulations to all of you. Okay. Can you tell me for what I am giving you the congratulation? For what, sir? Because after a long period of 41 years, India has won a medal in hockey. Okay. So today, the Indian men's hockey team has won the bronze medal. Okay, so this congratulation is for all the Indians. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. Congratulations to you too. ओके, थैंक यू बेटा, है ना। और अभी तक का हमारा ओलंपिक में ये सबसे अच्छा प्रदर्शन साबित होने जा रहा है। इफ वी विन एटलीस्ट वन गोल्ड, एक गोल्ड यदि आज हमें मिल जाए, ओके। और अभी गोल्ड की उम्मीद सिर्फ दो जगह से बची हुई है। वन इज फ्रॉम द रेसलर विजय दहिया एंड सेकंड इज फ्रॉम in competition javelin throw, okay, दीपक चोपड़ा। सो आज दीपक चोपड़ा का शायद नहीं है, विजय दाहिया का मैच है ना। सो प्रे करिएगा कि इंडिया वुड certainly win at least one gold, okay। चलिए, सो इसी के साथ let us start with a today's topic, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक हम यही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, how many of you are having your account on MyGov? I have. MyGov ऐप पर किस किस ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? I have done. Sir, I have done. अच्छा, who is this? Asmita Saha, do you have registration on? Do you have registration on MyGov? Yes, sir, I have. Yes, sir, I have. So start participating, okay, the different quizzes। अभी जो है एक नया स्टार्ट किया है आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। इसमें the students or the people need to sing the national anthem, ठीक है। लिरिक्स वगैरह पूरी आएगी और आपको क्या करना है, नेशनल एंथम गाना है, ठीक। एज ऑन टुडे अभी तक 14,16,780 पीपल हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक्टिविटी होगी दैट यू पीपल नीड टू वर्क आउट। यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So please do this activity now. Apart from that, okay, there are number of quizzes also. There are number of quizzes as well as surveys on the different things, ठीक है। तो एक बार आप उस MyGov ऐप पर लॉग इन करिए, you will get number of things to do over there। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are quizzes and many other things, ठीक है। So इसको सबको आप लोग क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए। एज ऑन टुडे अराउंड 10 to 15 quizzes are there, so वो क्विज पार्टिसिपेट करिए एंड डाउनलोड योर Certificate. Certificate. और वो जो जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट आप लोग अपने
पास डाउनलोड करके फोल्डर में रख लीजिए, है ना। तो दीज विल बी यूजफुल व्हाइल सबमिटिंग योर पोर्टफोलियोज। इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so let us continue the portion where we have left yesterday's. Okay, so यहाँ पर हमने लास्ट लाइन डिस्कस किया था, ठीक है। The last line that we discussed was the powerful aristocracy was numerically a small group. ये जो aristocracy थी, है ना, ये जो नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, इनकी संख्या कैसी थी? बहुत कम थी। The majority of the population was made up of peasantry, यानी सारी यूरोपियन कंट्रीज में जो मेजॉरिटी पीपल थे, मैक्सिमम लोग जो थे वो कौन थे? पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब किसान। जूही बोयर, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. टू द वेस्ट मतलब वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, यानी वेस्टर्न यूरोप में। कहां पर? वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप मींस फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, है ना। यूरोप के इस इलाके में बल्क ऑफ लैंड मतलब अधिकतर खेतीबाड़ी, जमीन का सबसे ज्यादा, है ना। खेतीबाड़ी का काम कौन करते थे? टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। स्मॉल ओनर्स मतलब वे किसान जो छोटे किसान थे, परंतु खेती पर मालिकाना हक उन लोगों का था। टीनेंट्स मतलब वो किसान जो खेत के, एग्रीकल्चरल लैंड के खुद मालिक नहीं थे। मालिक कौन थे? नोबिलिटी और चर्च, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? इन नोबिलिटी या चर्च से जमीन किराए पर लेते थे, ठीक है, और उस जमीन पर क्या करते थे? खेती। सो इन वेस्टर्न यूरोप, ओके, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वाज डन बाय द tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf, ठीक है। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग का यहाँ सेंस है खेती बाड़ी, वास्ट एस्टेट, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में होती थी। कल्टीवेटेड बाय सर्फ, यहाँ सर्फ का मतलब है नौकर या गुलाम, ठीक है। सो कुल मिलाकर क्या था कि जो वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप में या तो छोटे छोटे फार्मर्स होंगे या फिर खेती क्या करते थे? किराए पर दे देते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ना तो खेती किराए पर देंगे, बल्कि क्या करते थे? नोबिलिटी खुद खेती करवाएगी, परंतु खेती वो किसकी मदद से करवाते थे? नौकरों। तो नौकरों की दम पर नौकर अपॉइंट किए जाते थे और बाकी का पूरा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? नोबिलिटी करेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द एग्रीकल्चर डन बाय द serfs. Got it? Then in Western Europe and in some part of Central Europe, the growth of industrial production and trade developed the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है। तो अभी हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो कहानी हम कब, किस समय का पढ़ रहे हैं? 1789 1815 के आसपास। इस समय तक डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, इस समय तक डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी।
इसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहते हैं? Industrialization. Okay, now industrialization. Now what is the meaning of industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते थे, है ना, वो अब हैंडमेड के बजाय कैसे बनना शुरू हुए? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जब बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई तो इंडस्ट्रीज के आसपास क्या डेवलप होना शुरू होंगे? इंडस्ट्रीज के आसपास क्या डेवलप होगा? टाउन्स डेवलप। ठीक है, सो यूरोपियन हिस्ट्री में, यूरोप के इतिहास में अराउंड 15th और 16th सेंचुरी से 1600 के आसपास से जो गुड्स का प्रोडक्शन था, वस्तुओं का निर्माण, है ना, अब चाहे जैसे तलवार बनाए या फिर बुक्स प्रोडक्शन है ना, रोप प्रोडक्शन है, क्लॉथिंग प्रोडक्शन है, तो उस जमाने में जो भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी तो उन वस्तुओं को पहले लोकल इंडस्ट्रीज में घरों पर बनाया जाता था। ठीक है, जब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो लोगों ने क्या किया? अब कहां पर बनाने शुरू किए ये प्रोडक्ट? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट लोकल इंडस्ट्रीज से निकल करके कहां पर बनना शुरू हुए? बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े प्लांट्स एस्टैब्लिश किए गए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में, यहाँ पर क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हुआ। अब जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो उसका क्या होगा? ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? Buying and selling. गुड। सो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे और उनका व्यापार बाइंग और सेलिंग होगा। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस? देयर वाज ए ग्रोथ ऑफ टाउन्स। किसमें ग्रोथ होना शुरू हुई? टाउन्स में। बड़े बड़े शहर उन इंडस्ट्रीज के आसपास डेवलप होना शुरू हुए। ठीक, अब जब ये बड़े बड़े टाउन्स डेवलप होंगे तो इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, प्लांट में काम करने वाले लोग उन शहरों में रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर आएंगे, कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए। तो जब टाउन्स की ग्रोथ हुई, बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, तो उन शहरों में वे लोग जो क्या बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनना शुरू हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कमर्शियल क्लास और बिजनेस क्लास। ठीक है, सो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जिसके कारण ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ी। इन दोनों एक्टिविटीज के कारण बड़े बड़े टाउन्स डेवलप हुए और इन टाउन्स में कमर्शियल क्लास यानी बिजनेस क्लास डेवलप होना शुरू हुआ। whose existence, इस बिजनेस क्लास का सर्वाइवल किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट। तो जब तक फैक्ट्री चलेगी, जब तक ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा, तब तक चंद्रपुर, बल्लार शाह में बिजनेसमैन डेवलप होंगे। यदि फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या हो गया? सारे बिजनेसमैन भी खत्म। ओके, तो जो कमर्शियल क्लास थे, जो बिजनेस क्लास थे, उनका सर्वाइवल किसके ऊपर बेस्ड था?
production for the market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो लगभग कब स्टार्ट हो गया था? सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हो गया? Second half of 18th century. ठीक है, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, जर्मनी के कुछ हिस्सों में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यानी यदि सारी यूरोपियन कंट्रीज के देखे जाए तो इन सारी यूरोपियन कंट्रीज में से सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ आया? England. England. So industrialization began in England in the second half of the 18th century, जबकि फ्रांस और जर्मनी के आसपास के इलाकों में it started in 19th century. ठीक, in its wake मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी, यूरोपियन पॉपुलेशन में फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के अलावा बाकी के ग्रुप्स भी डेवलप होना शुरू हुए। एंड विच आर दीज ग्रुप? अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। वर्किंग क्लास मतलब वे लोग जो इन इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? Working class population. है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी द पेरेंट ऑफ अश्विनी निकोड़े, है ना, पेरेंट ऑफ अस्मिता साहा, सो दे आर वर्किंग इन ए industries, they are working in a Industries. okay. Chauhan sir is working in a Ambuja Vidya Niketan Upparwai, which is an educational institution. तो हम लोगों को जो इनकम मिलती है, हम जो पैसा कमा रहे हैं, वो क्या है? कहीं ना कहीं काम करके। so, जो सैलरीड एम्प्लॉइज थे, दे आर व्हाट? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज में नए नए सोशल ग्रुप डेवलप हुए। वन इज द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, देन मिडिल क्लास डेवलप हुआ। इस मिडिल क्लास के पास वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के कंपैरिजन में पैसा थोड़ा ज्यादा था। एंड हु वर देयर इन दिस मिडिल क्लास? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। इंडस्ट्रियलिस्ट यानी वो लोग जिन्होंने अपनी फैक्ट्री ओपन करी, इंडस्ट्रीज ओपन करी। बिजनेसमैन यहाँ उन लोगों को बोला गया है which are involved in buying and selling of good, not manufacturing. Then different professionals, accountant थे, transporters थे, then lawyers थे, they are called as professionals. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जब यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जब यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स इन यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप हुए। ठीक है, विच आर दीज ग्रुप? ये ग्रुप्स कौन कौन से थे? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, मिडिल क्लास था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स। देन इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in number till 19th century. ठीक है, सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी तक इन लोगों की संख्या कैसी थी?
कम थी. It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. ठीक है. तो हमने जब लास्ट ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, वो सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज कहां से डेवलप हुए? मिडिल क्लास से डेवलप हुए. ठीक है. सो यहां पर भी वही बात बता रहे हैं कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो किसमें कहां से डेवलप होना शुरू हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास. उस मिडिल क्लास के लोगों में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ. जो लोग एजुकेटेड थे, ठीक है, प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर क्या यूरोपियन सोसाइटी में पैसा कमाना शुरू किया. तो इन लोगों ने, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, इसने किसका विरोध किया? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का विरोध किया. ठीक है. सो दे हैव स्टार्टेड द आइडिया फॉर एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. इस मिडिल क्लास ने फ्री एस्टेट सिस्टम का विरोध किया. इस मिडिल क्लास ने फ्री एस्टेट सिस्टम का विरोध किया. ठीक है. और उन्होंने क्या डेवलप किया? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the next section is what did liberal nationalism stand for? है ना. यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ेंगे. What is the term? Liberal nationalism. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है what did liberal nationalism stand for. यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म टर्म का क्या मीनिंग है. What is the meaning of the term liberal nationalism? यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, madam. So the ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the idea of liberalism. ठीक है. यानी यूरोपियन कंट्रीज में 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी डेवलप हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज में 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो नेशनल यूनिटी डेवलप होना शुरू हुई, वो नेशनल यूनिटी किसके साथ एसोसिएटेड थी? आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. यानी नेशनल यूनिटी का आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया किसके साथ डेवलप हुआ? लिबरलिज्म के साथ में डेवलप हुआ. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले नेशनलिज्म की शुरुआत, नेशनल यूनिटी की शुरुआत किसके साथ में हुई? लिबरलिज्म के साथ. यानी पहले आइडिया ऑफ लिबरलिज्म डेवलप हुआ और उस आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या डेवलप होता गया? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म भी डेवलप होता चला गया. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So the term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. जो टर्म है लिबरलिज्म,
derives from the Latin root liber. तो लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? फ्री। यानी लिबरलिज्म किसको शो करता है? फ्रीडम को शो करता है। लिबरलिज्म इज व्हाट? Freedom. Freedom. Okay. So for this new developing middle class, ये जो नया मिडिल क्लास डेवलप हो रहा था, इस मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर, है ना? लिबरलिज्म क्या था? इट इज फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी न्यू मिडिल क्लास आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को क्या मानता था? कि सभी लोगों के लिए, इंडिविजुअल यानी हर व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? Freedom. Equality of all before the law. ना इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ मतलब कानून सभी के लिए कैसे होने चाहिए? Equal. मतलब कंट्री में, देश में कानून सभी के लिए सेम होना चाहिए। ना कानून सभी के लिए सेम होना चाहिए मीन्स whether the person born into a aristocratic family or the person belongs to a clergy or maybe the person is from a common class, है ना? The law should be applicable equally. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. पॉलिटिकली मतलब ये हो गया सोशल। ये कौन सा मीनिंग हो गया? सोशल मीनिंग। ठीक है। पॉलिटिकली मतलब एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? ठीक है। सो एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज पॉलिटिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? So liberalism emphasize the concept of government by consent. ठीक है। लिबरलिज्म ने किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। कंसेंट मीन्स मंजूरी, परमिशन देना। ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट का मतलब यहाँ क्या? सॉरी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट का यहाँ मीनिंग ये हुआ कि कंट्री में इस प्रकार की गवर्नमेंट बनना चाहिए जिसे किसने चुना हो? पीपल ऑफ द कंट्री ने चुना। ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट। So what is the meaning of government by consent? The government by consent means a form of government which is being elected or made or formed by the people of the country. ऐसी सरकार जिसे देश के लोगों ने चुना है, देश के लोग उस सरकार को स्वीकार करते हैं, that is what government by consent. यहां तक बात आई समझ में मनीष विधाते? ओके। प्रियांशु बल्कि इतना आया समझ में? यस सर। अब ये बताओ प्रियांशु बल्कि, इस गवर्नमेंट बाय कंसेंट को हम आज के तारीख में कौन से प्रकार की गवर्नमेंट बोलते हैं? Krishna Ekre, which type of government do we call? गवर्नमेंट बाय कंसेंट को हम आजकल किस नाम से पुकारते हैं? What is this government by consent? ये गवर्नमेंट बाय कंसेंट क्या है? यस कृष्णा एकरे।
सौरभ बडस्कर, यस सर। हाँ, ये गवर्नमेंट में कंसेंट क्या होती है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसे हमारे कंट्री के लोगों ने चुना है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसे हमारे कंट्री के लोगों ने चुना है। तो उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? उस गवर्नमेंट Democratic form of government. डेमोक्रेटिक Democratic form of. Democratic form. Now that is what a democratic form of government. यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, Yes, sir. यस सर। Good. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. ठीक है? So since the French Revolution, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ? यानी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंक्लूड हुआ तो लिबरलिज्म अब किसके लिए? लिबरलिज्म का मतलब एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई। क्लैरिकल प्रिविलेजेस मतलब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को जो प्रिविलेजेस थे वो खत्म हो गए। लिबरलिज्म में क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उस कंट्री में क्या बनेगी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी। किसके जरिए? पार्लियामेंट के जरिए। ओके, सो व्हाट इज द लिबरलिज्म? लिबरलिज्म इज व्हाट? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब राजा का मनमर्जी का शासन खत्म हो गया। क्लैरिकल प्रिविलेजेस मतलब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को जो प्रिविलेजेस थे वो मिलना क्या हो गए? बंद हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाई जाएगी? पार्लियामेंट। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। 19th century liberal also stressed the inviolability of private property. 19th century तक जो बहुत सारे लोग आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, लिबरल मतलब वे लोग जो किसमें विश्वास करते हैं? लिबरलिज्म में विश्वास करते हैं। तो वे लोग जो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे उनको यहाँ क्या कहा गया? लिबरल्स कहा। क्या कहा? Liberals. 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 Good. So those who believe in the idea of liberalism were known as liberals. These people stress the inviolability of private property. ये जो लिबरल्स थे इन्होंने किस मैटर का समर्थन किया? इनवॉयबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। यानी स्पेशली जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के कब्जे में जो बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज छीन ली जाए और किसको? कॉमन पीपल को बांट दिया जाए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So, before proceeding to the next paragraph, just a small reminder for the yesterday's attendance. Okay, कल की अटेंडेंस का एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ। अरिहंत आनंद, you was absent on 4th of August as well as on 3rd of August, है ना? यस सर। हाँ, 2 दिन एब्सेंट थे। इसके बाद में प्रेरणा पवार बीच में कुछ दिन प्रेजेंट थी, अभी काफी दिनों से गायब है। अनुष्का तिरनकर,
Gungun. Gungun and Hansini. Are you present today? No. Karunya Jhade. Karunya Jhade. Nitesh Mende. Angerikula Pranathi. Are you present right now? Because you was absent yesterday also. Then Prathamesh Parsutkar, Rakshit Berad, Riddhi Buradkar, why you was absent yesterday? Then Rukshada Gohkar. Yes, sir. हाँ, तुम कल एब्सेंट थे क्या? नहीं सर, कौन से नंबर से ज्वाइन किया था? कल सर यही नंबर था ना। नहीं, कल ये नंबर था तो कल ये वाला नंबर तो एब्सेंट बता रहा है। सर कल मैं ज्वाइन की थी। अच्छा, और परसों? परसों एब्सेंट थी सर मैं। ठीक, चलिए, है ना। सो यदि आज मेरे पास एब्सेंटीज इंक्रीज हुई, देन आई विल डायरेक्टली कॉल टू योर पेरेंट्स, क्योंकि कल सर आउट ऑफ 56 ओनली 43 वेर प्रेजेंट। इससे पहले 39 थे। 2 और 1 तारीख को क्लास नहीं थी। 31 जुलाई को ओनली 40 थे, उसके बाद में 43। ये ऐसे अटेंडेंस जो है बहुत लेस आ रही है ना। मैक्सिमम 47 तक गई है। नाउ आई विल स्टार्ट कॉलिंग योर पेरेंट्स। ओके सर यस, हाँ। सर ऑन 31st I was present. तन्वी गोरे. तन्वी गोरे, ठीक है। Sir on 31st I was present. Okay sir. No sir, but teachment is showing absent. Teachment is showing absent, है ना? So computer is wrong. Only Tanvi Gore is right. No sir. No sir, but I was present on that day. That is what na. Computer is wrong. Only Tanvi Gore is right. No sir, I'm not telling that. अच्छा. Just a minute. Tanvi Gore, 31st Yes, of sir. July. 31st of July, teachment is showing your present. Sir, in my phone it is showing absent. I don't know, but in my mobile phone, it is Okay, sir. present. है ना? Okay sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। सो यहाँ तक का हमारा सेक्शन था, ठीक है। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। ओके, नाउ सो इट इज 11:19, ठीक है। द टाइम इज अबाउट टू ओवर। So equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Universal suffrage मतलब voting rights for all. What is the meaning of universal suffrage? Voting right for all. Voting right for all. Voting right for all. Okay. So at the starting phase, शुरुआत में, ठीक है, the universal adult suffrage was not adopted in many countries. Okay, when we recall about the revolutionary France, okay, which was the first political experiment in liberal democracy, okay, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Okay, men without property and all women were excluded from political rights.
only for a brief period. Under the Jacobin, did only the all adult male enjoy suffrage? Here suffrage means voting rights. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and it reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and 20th century, the women and non-propertied men organized the opposition movement demanding equal political rights. Okay, तो जो यूनिवर्सल सफराज था उसको काफी लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं किया गया. ठीक है, तो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म में बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही थी, परंतु उसमें से व्हाट द पीपल डिडंट गेट, दे डिडंट गेट द वोटिंग राइट्स. लोगों को क्या नहीं मिले? वोटिंग राइट्स. Voting rights. ठीक है. Voting rights. So it is 11:21 students. The next teacher is about to come into this room, so I am being forced to wind up today's session. So that's all for today live class, Thank you, friends. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.